शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हम पहले जो पाठ है मातृभूमि उस कविता के जो अभ्यास में दिए गए एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्नों के उत्तर को जान चुके थे बच्चों। आज के क्लास में हम जो दूसरे में जो है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए उसको हम ले लेंगे आज के क्लास में बच्चों। अभी हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? पहला जो प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए में वह प्रश्न है भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कौन सा है? भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कवि इस कविता में प्रकृति सौंदर्य को अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। अभी हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे बच्चों। हमारी मातृभूमि भारत के प्रकृति सौंदर्य अपने आप में निराला है और यहाँ के हरे भरे खेत सुहाने हैं, फल फूलों से लदे हुए वन उपवन मातृभूमि की जो शोभा है उसको बढ़ा रहे हैं। जान लिए बच्चों। और एक बार देखो, हमारी मातृभूमि भारत के प्रकृति सौंदर्य अपने आप में निराला है। यहाँ के हरे भरे खेत सुहाने हैं और फल फूलों से लदे हुए वन उपवन अपने जो मातृभूमि है उसके शोभा को बढ़ा रहे हैं। जान लिए बच्चों। और दूसरा प्रश्न कौन सा है, उसके उत्तर क्या है उसको ऐसे ही हम देखेंगे। पहला क्या है? मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। हमारे जो मातृभूमि है उसके स्वरूप कैसे सुशोभित हो रहा है उसके बारे में एक प्रश्न है। उसका उत्तर यह हो जाता है कि कवि मातृभूमि को ही भारत माता के रूप में वर्णन किया है और सुंदर हरे भरे खेत है, फल फूलों से लदे हुए वन उपवन सुशोभित भारत की यह पवित्र भूमि में अपार खनिज संपदा भी है। भारत माता अपने मुक्त हस्तों से लोगों को सुख समृद्धि और धन धामों को बांट रही है और भारत माता ने एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप को लिया है। इस तरह मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। जान लिए बच्चों। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है और एक बार देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। कवि मातृभूमि को ही भारत माता के रूप में वर्णन किया है। यहाँ के जो सुंदर हरे भरे खेत है, फल फूलों से लदे हुए वन उपवन सुशोभित है और भारत की यह पवित्र भूमि पर अनेक खनिज संपदा है। भारत माँ अपने मुक्त हाथों से हमारे जो खनिज संपदा है, धन धाम है, उसको सभी में बांट रही है। इस तरह मातृभूमि के स्वरूप सुशोभित है। जानिए बच्चों। अभी हम आगे देखेंगे अगले मेन में क्या दिए हैं। यह हो गया दूसरा मेन का प्रश्नोत्तर। 2-3 वाक्यों में जो प्रश्नोत्तर था उसका वर्णन हम कर चुके हैं बच्चों। अभी हम देखने जा रहे हैं तीसरे मेन को। तीसरे मेन में क्या है? तीसरे मेन में है अनुरूपता। क्या है? अनुरूपता है। अनुरूपता किसे कहते हैं बच्चों? अनुरूपता का मतलब क्या है? जो पहले 2 शब्दों को देते हैं उन्हीं के अनुसार तीसरे शब्द का उत्तर जानना आवश्यक है ना बच्चों। अनुरूपता का मतलब क्या है? ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ अनुरूपता। समझ में गए बच्चों। अभी हम देखेंगे अनालॉजी क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? वसीयत है। वसीयत इसके लिए कौन सा शब्द दिए हैं? यह वसीयत नाटक। क्या है? नाटक है। और तीसरा शब्द कौन सा है? चित्रलेखा। क्या है? चित्रलेखा। इसके लिए हम उत्तर को ढूंढना है। कौन सा उत्तर आ जाता है? वसीयत नाटक है तो चित्रलेखा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। समझ में गए। और दूसरा प्रश्न को देखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न कौन सा हो जाता है? दूसरा प्रश्न है शत शत। क्या है? शत शत। इसको हम क्या कहते हैं? द्विरूपति कहते हैं। क्या कहते हैं?
विरुक्ति। विरुक्ति का मतलब है दो बार प्रयोग हुए अथवा दो बार बोलने वाले, द्विरुक्ति। समझ में गए? और बाद में हरे भरे, हरे भरे, इसको हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? अगर शत शत द्विरुक्ति हो जाता है तो हरे भरे क्या होता है? हरे भरे शब्द युग्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? शब्द युग्म हैं। समझ में गए? अब तीसरा प्रश्न क्या है देखेंगे। तीसरा प्रश्न है बाएं हाथ में। क्या है? बाएं हाथ में न्याय पताका। न्याय पताका। और दाएं अथवा दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में क्या है? पहले एक हाथ में क्या है? बाएं हाथ में न्याय पताका है। दाहिने हाथ में क्या है? ज्ञानदीप है। क्या है? ज्ञानदीप। जान लिए बच्चों? अभी क्या है? ज्ञानदीप हो गया इसका उत्तर। और अगला प्रश्न कौन सा हो जाता है? अगला प्रश्न है हस्त। हस्त, इसमें हाथ दिए हैं। ये समानार्थक शब्द हो जाता है, इसलिए तीसरे शब्द कौन सा है? पताका है। पताका। इसका समानार्थक शब्द कौन सा हो सकता है? हो सकता है झंडा। कौन सा है? झंडा है। जान लिए बच्चों? अभी हम जान चुके हैं अनुरूपता के जो प्रश्न थे उनके उत्तर को हम जान चुके हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए। दोनों खंडों को क्या करना है? जोड़कर लिख देना है। इसका मतलब है इधर एक वो वाक्यांश दिए हैं और आगे एक वाक्यांश दिए हैं। इन दोनों को सही वाक्यांशों के साथ जोड़कर लिख देना पड़ता है बच्चों। दोनों खंडों में क्या क्या दिए हैं? चौथा में है। इसमें केवल उत्तर को लिखकर हम जानेंगे। दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए। क्या करना है? जोड़कर लिखना है। लिख लीजिए। इधर कैसे करेंगे? इधर क्या है देखेंगे बच्चों? देख लीजिए। हाँ, दिखाई देता है पूरे की पूरा। देख लीजिए। अभी इधर क्या है? पहला जो वाक्यांश है तेरे उर में शाही, तो इसके लिए और एक वाक्यांश को जोड़ देना है। तेरे उर में शाही, तो उसके कौन सा आ सकता है? गांधी, बुद्ध और राम। क्या है उत्तर? गांधी, बुद्ध और राम। दूसरा जो प्रश्न है वह कौन सा है? फल फूलों से युक्त। आगे कौन सा वाक्यांश आ सकता है? वन उपवन आ सकता है। वन उपवन आ सकते हैं, है ना? और इसके साथ और क्या है देखेंगे। इसको पूरा लिखेंगे। शायद आपकी समझ में नहीं आया तो पूरे वाक्यों में हम लिख सकते हैं। जोड़कर लिखिए। यहाँ के जो वाक्यांश है उसको भी हम लिख के दिखाइए बच्चों। क्या है अभी देख लीजिए। पहला जो वाक्यांश है उसको मैं लिखती हूँ। पहला है क्या है? पहला तेरे उर में शायद। तेरे उर में शायद हो गए ना? गांधी, बुद्ध और राम है। दूसरा जो प्रश्न है वह क्या है? दूसरा प्रश्न को देखेंगे बच्चों। फल फूलों से युद्ध। देख लीजिए। फल फूलों से युद्ध। वन उपवन। और
आ जाता है देखेंगे। तीसरा प्रश्न है एक हाथ में, क्या है तीसरा प्रश्न? एक हाथ में। आगे का उत्तर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चों? न्याय पताका। क्या होता है? न्याय पताका हो सकता है। और चौथा जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देख लीजिए, कोटि कोटि हम। क्या है प्रश्न? कोटि कोटि हम। इसको आगे क्या लिखेंगे? कोटि कोटि हम आज साथ में। क्या है? आज साथ में। जानिए अभी क्या है? पांचवा जो प्रश्न है उसको देखेंगे। मातृभू। मातृभू, इसके लिए क्या उत्तर लिखेंगे? शत शत बार प्रणाम। क्या है? शत शत बार प्रणाम। जानिए बच्चों, और एक बार देखेंगे। देख लीजिए इधर क्या है? चौथे में दोनों खंडों को जोड़कर लिख देना है। यहाँ ये खंड दिए हैं, वहाँ और एक खंड दिए हैं। उसमें क्या है? उत्तर को बदल कर दिए हैं। उन उत्तरों को क्या करना है? सही उत्तरों को चुनकर इन खंडों के सामने उत्तर को लिख देना है। हम लिखे, एक बार देखें। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, फल फूलों से युक्त वन उपवन। उसके बाद एक हाथ में न्याय पताका, और बाद में क्या है? कोटि कोटि हम आज साथ में। उसके बाद मातृभू, शत शत बार प्रणाम। जान लिए? अभी हम आगे जाएंगे। आगे क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला जो मेन है उसमें क्या दिए हैं? रिक्त स्थान का मतलब क्या है बच्चों? काली जगह में सही उत्तर को लिख देना पड़ता है। जानिए क्या लिखना है? रिक्त स्थान में पांचवा में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान का मतलब क्या है? खाली जगह। इधर दिए गए खाली जगह में हम 3 उत्तर लिखकर खाली जगह को भर देना है। देख लीजिए, ठीक है। पहला जो प्रश्न है वह क्या है? पहला प्रश्न है कवि मातृभूमि को, क्या है? कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। जानिए इसका उत्तर क्या है बच्चों? कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। कितने बार? शत शत बार। क्या है? शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। ठीक हो गए ना उत्तर? अभी अगला प्रश्न कौन सा है देखेंगे। भारत माँ के पूर्व में, भारत माँ के पूर्व में गांधी, बुद्ध और राम डैश है। डैश है। गांधी, बुद्ध और राम डैश है। उत्तर क्या है बच्चों? शायद है। शायद का मतलब क्या है? सोया हुआ है। उत्तर क्या लिखेंगे? इधर शायद को लिखेंगे। शायद। जानिए तीसरे प्रश्न को देखेंगे बच्चों।
तीसरा प्रश्न क्या है? वन उपवन, वन उपवन डैश से युक्त है, युक्त है। किससे युक्त है वन उपवन? उत्तर क्या है बच्चों? फल फूलों से। क्या है? फल फूलों से, फल फूलों से युक्त है। समझ में आ गया? अभी चौथा प्रश्न है, वह क्या है? डैश हस्त से, हस्त से मातृभूमि डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति, सुख संपत्ति क्या है? सुख संपत्ति बांट रही है, बांट रही है। इधर क्या है? उत्तर क्या हो जाता है? मां कैसे बांट रही है सुख संपत्ति को? मुक्त हस्त से, मुक्त हस्त से बांट रही है। समझ में आ गए? अब हम देखेंगे पांचवा जो वाक्य है उसके उत्तर क्या है, उसको देखेंगे बच्चों। मैं ऊपर लिखती हूँ, देख लीजिए। पांचवा जो प्रश्न है उसको, इधर क्या है? सभी बोल, सभी बोल डैश का नाद गूंज उठे। क्या है? गूंज उठे। सभी ओर किसका नाद गूंज उठना है बच्चों? जय हिंद का। सभी ओर का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ पर? सकल नगर और ग्रामों पर। किसका नारा गूंज उठना है? नाद अथवा नारा भी हो सकता है। जय हिंद का। क्या है? जय हिंद का नाद गूंज उठे। समझ में गया? अभी हम देखेंगे अगला मेन। अगले मेन में क्या है? अगले मेन में दिए हैं भावार्थ। भावार्थ किस पद्यों को दिए हैं? अंतिम जो पैराग्राफ है उसके लिए भावार्थ दिए हैं। उस भावार्थ के रूप में क्या दिए हैं देखेंगे। कौन से देखेंगे? पद्य को, कविता को। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। ये अंतिम पंक्ति है आपके कविता के, है ना। इस कविता में क्या दिए हैं, इसका भावार्थ क्या है उसको देखेंगे और कहाँ से इसको लिया गया है। जो उपर्युक्त कविता है, एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, जगत का रूप बदलने के लिए माँ से विनती कर रहे हैं। जो ऊपर के जो पैराग्राफ है अथवा उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं उसको किससे लिया गया है? कवि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित मातृभूमि कविता से लिया गया है। इधर कवि कह रहे हैं कि भारत माँ, हम करोड़ों देशवासी आपको आभारी है, क्योंकि आप न्याय प्रिय होने के कारण से अपने एक हाथ में न्याय पताका ले रखा है और अपने दूसरे हाथ में क्या लिया है? एक ज्ञान दीप लिया है। ये ज्ञान दीप की जो प्रखर प्रकाश है ये सारे जग में फैले। इस प्रखर प्रकाश से क्या होना चाहिए? ज्ञान रूपी प्रखर प्रकाश से क्या हो सकता है? सारे विश्व में क्या हो जाता है? वो उसका रूप अथवा स्वरूप ही बदल जाता है। इसलिए कवि ये भी कहते हैं, भारतवासियों को हे माँ आप पर अत्यधिक गर्व है, क्योंकि इसी एक कारण से सभी नगरवासी और ग्रामीण के जो लोग हैं वे सब मिलकर जय हिंद के जो नाद है उसको क्या कर रहे हैं? वे नाद का गूंजना चाहते हैं अथवा नाद के अथवा घोषणा को वे अपनाना चाहते हैं। कौन से घोषणा को? जय हिंद की जो घोषणा है उसको अपनाना चाहते हैं। और वे कैसे उस घोषणा को अपना रहे
अपना रहे हैं। इसको आप, इसलिए मैं आपको शत शत बार प्रणाम करता हूँ, इस तरह कवि कह रहे हैं। जान लिए भावार्थ को बच्चों, फिर से देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। इधर क्या है, उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं उसको भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित मातृभूमि कविता से लिया गया है। और कवि यह कह रहे हैं कि हम जो भारतवासी हैं, हमको आप पर अत्यधिक क्या है, गर्व है। हम सब आपको आभारी हैं। आप न्याय प्रिय होने के कारण से एक हाथ में न्याय पताका ले रखा है और दूसरे हाथ में ज्ञान रूपी एक दीप को लिया है। उस ज्ञान रूपी दीप से जो प्रकाश फैल रहा है, उस प्रकाश से सारे जग का रूप ही क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए हम भारतवासियों को क्या है, आप पर अत्यधिक गर्व है। इसी कारण से हम सब जो शहर में रहने वाले हो अथवा नगर में, शहर में का मतलब है नगर में रहने वाले हो या ग्रामीण के जो लोग हैं, सभी मिलकर बहुत जोश से हम क्या कर रहे हैं, जय हिंद का नाद करने को हम तैयार है भारत माँ। इसलिए क्या है, आपको शत शत बार मैं प्रणाम मैं करता हूँ, इस तरह का कवि वर्णन कर रहे हैं, है ना बच्चों। आप लोग जान लिए ना। अभी क्या है, आपके जो टेक्स्ट बुक में और एक मेन है, 7वां मेन। वो 7वां मेन में क्या दिए हैं देखेंगे। 7वां मेन में दिए हैं पद्य भागों को पूर्ण कीजिए। पद्य भागों को दिए हैं, कौन से पद्य भाग है, हरे भरे पद्य भागों को प्रणाम तक पूरा कर देना है। आप लोग फिर से सुन लीजिए, मैं उसको अभी पढ़ लेती हूँ। उस जो कविता है अथवा उन पंक्तियों को आप लिख देना पड़ता है उस मेन के लिए। कौन सा है, हरे भरे खेत सुहाने फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। यहाँ तक हरे भरे से शुरू करके मातृभू शत शत बार प्रणाम तक आप पूरे पद्य को वहाँ लिख देना है। कौन सी मेन में लिख देना है बच्चों, 7वीं जो मेन है उसमें दिए हैं पद्य भागों को पूर्ण कीजिए, इस तरह वहाँ आप लोग इस पद्य को लिख देना पड़ता है। कविता से आगे क्या है देखेंगे, देशभक्ति से संबंधित कोई कन्नड़ कविता कक्षा में सुनाइए। बच्चों आप लोग जब कक्षा में आ जाते हैं ना, तब देशभक्ति से संबंधित कुछ कविताओं को सीख कर आ जाइए, हम कक्षा में सुनाएंगे बच्चों। और बाद में क्या है, हिंदी की अन्य देशभक्ति कविताओं की कक्षा में चर्चा कीजिए। आप लोग जब पाठशाला आ जाते हैं, पाठशाला में बैठकर हम आमने सामने क्या करेंगे, देशभक्ति से संबंधित अनेक कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मालूम है तो आप भी कविताओं को सीख कर आ जाइए। हम सब मिलकर क्या करेंगे, देशभक्ति से संबंधित कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। यहाँ तक हम क्या किए हैं बच्चों, यहाँ तक हम जो पहला कविता था उसको पूरा कर चुके हैं। फिर से एक बार जानना चाहते हैं, मातृभूमि कविता के कवि कौन है बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी है ना। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इन सभी के बारे में आप लोग क्या किए हैं, पिछले क्लास में आप लोग जान चुके हैं, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1903 को हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीकपुर गांव में हुआ था इनका जन्म, है ना। इस तरह इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। और इस कविता को आपको देने के उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। इस कविता को देने का उद्देश्य क्या था बच्चों, इस कविता को देने का उद्देश्य आपके मन में देश प्रेम के प्रति जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से आपको ये कविता दी है बच्चों। और इस कविता का आशय क्या है उसको एक बार हम जानेंगे बच्चों। इस कविता के जो आशय यह हो जाता है कि भगवती चरण वर्मा जी के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है ना। हम सब जानते हैं भगवती चरण वर्मा जी जो है मातृभूमि कविता के कवि, इनका नाम हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण अथवा आदर के साथ हम लेते हैं। प्रस्तुत जो कविता है कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। इस कविता में क्या है बच्चों,
इस कविता में कवि की देश प्रेम की झलक हमें देखने को मिलता है। हम बाद में क्या है, वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, उसमें विद्यमान अपार वन संपदा और क्या है खनिज संपदा का वर्णन करते हुए कहते हैं, महान विभूतियों का स्मरण भी करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। इसी आशय को रखकर, कौन कौन से आशय को, इस भारत के अथवा भारत में विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपदा और यहाँ के महान विभूतियों के बारे में बताने के उद्देश्य से कवि ने इस कविता को हमारे सामने रखी है। हमें इस कविता में किसकी झलक दिखाई देती है, देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। बच्चों यहाँ तक आप लोग जान चुके हैं, अगले क्लास में नए पाठ के साथ आ जाएंगे। वहाँ तक धन्यवाद।